हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। भारतीय वायुसेना ने पिछले कुछ दिनों में लगातार एक के बाद एक जो बड़ी अपडेट्स है फाइटर जेट प्रोक्यूरमेंट प्रोग्राम को लेकर के, उस पर या तो टिप्पणी करी है या तो इनडायरेक्टली लोगों को बताया है कि भारतीय वायुसेना की मंशा क्या है। और इस समय जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं उस पर ये क्लियरली है कि भारतीय वायुसेना इस समय ये समझ चुकी है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को आने में अभी तकरीबन एक दशक का समय है। और इसके लिए जो अवेलेबल ऑप्शन है, इनको एक बार फिर से भारतीय वायुसेना की तरफ से देखा गया है। एक तरफ जहां एमआरएफए को लेकर चर्चाएं तेज हैं और ये माना जा रहा है कि प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने का हर यथासंभव प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं SU-57 को लेकर के भी भारतीय वायुसेना इस समय इसे एक क्रिटिकल स्टॉप गैप के तौर पर देख रही है, ताकि जो चाइना और पाकिस्तान की बढ़ती ताकत है और बढ़ती मित्रता है उसको काउंटर किया जाने में ये उनकी मदद कर सकें। इंडियन एयरफोर्स को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि एक बार फिर से वो अपनी प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी को री इवेलुएट कर रही है, जहां पर भारतीय वायुसेना ने ऑफ द सेल्फ परचेज जो है रशिया के SU-57E की, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर है, इसको लेकर विचार करना शुरू कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि पूर्व की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी कुछ ऐसा ही उल्लेखित किया गया था, जहां पर बताया गया था कि भारतीय वायुसेना को रूस की तरफ से 40 से लेकर 63 एयरक्राफ्ट जो है वो ऑफर किए गए हैं। इनमें से कुछ एयरक्राफ्ट बने बनाए होंगे जो कि भारत को डायरेक्टली सप्लाई किए जाएंगे यूजर्स के लिए, और बाकी जो एयरक्राफ्ट है उनका निर्माण जो नासिक फैसिलिटी है वहां पर किए जाने की बात सामने आई थी। अब आप सबको पता है कि 2030 के दशक में, यूं कह लो 2035 तक भारतीय वायुसेना को एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट देखने को मिलने वाले हैं। उससे पहले कोई नया फाइटर आता बहुत मुश्किल दिखाई पड़े। अगर एमआरएफए इन केस फाइनलाइज हो जाता है तो वो भी हमें 2030 के दशक तक ही देखने को मिलेगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। अब अगर हम इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की तरफ देखें तो ये स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अब 31 फाइटर जेट पर सिमट गई है, और गवर्नमेंट ने 42 सैंक्शन किए थे, यानी कि 42 स्क्वाड्रन सैंक्शन करी गई थी, लेकिन ये चीज़ें अब 31 तक सिमट चुकी हैं। वहीं इंडियन एयरफोर्स इस समय ज़्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ देख रहा है ताकि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट कर सके। अब ये शिफ्ट जो है वो ऐसे समय पर आया है जब भारतीय वायुसेना को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना जो एमआरएफए है उसको तो देख ही रही है, लेकिन यहाँ पर जो मिक्स्ड फ्लीट है उसको खरीदने के बारे में भी विचार कर रही है। हालांकि इस शिफ्ट को लेकर यह माना जा रहा है कि डायरेक्ट परचेज को, कुछ जेट्स की डायरेक्ट परचेज को इसलिए प्राथमिकता दी जा रही है ताकि रैपिड डिप्लॉयमेंट में मदद मिले, जब तक कि हमारे पास लार्ज स्केल लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं हो जाती। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर हमने आज डील फाइनलाइज कर भी ली और हमने रूस के साथ ये आम सहमति बना ली भी कि हम दोनों मिल करके फाइटर जेट का निर्माण करेंगे, तो फिर भी नासिक प्रोडक्शन प्लांट को मॉडिफाई करना, अपग्रेड करने में और मैन्युफैक्चरिंग को शुरू करने में समय लग जाएगा। और उस समय की भरपाई करने के लिए भारत बने बनाए जो एयरक्राफ्ट है उनकी तरफ आगे जाने वाला है। अब इसी महीने के अंत तक जो रशियन डेलीगेशन है वो भारत आ रहा है, जहां पर प्राइमरी उनका उद्देश्य होगा भारत के सीनियर ऑफिशियल से बातचीत करना, और इसके अलावा उनके दो बड़े उद्देश्य होने वाले हैं। भारत के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बात करना, क्योंकि रिपोर्ट्स तो आप सबको मिल ही चुकी होंगी कि भारत और रूस के बीच में तकरीबन एडिशनल 5 स्क्वाड्रन्स को लेकर और बातचीत चल रही है, और उसी डील को फाइनलाइज करने या उस पर अंतिम कील ठोकने के लिए जो रशियन डेलीगेशन है वो आ रहा है। इसके अलावा वो नासिक प्लांट का दौरा करेंगे, जहां पर चीज़ों को डिटेल में इवेलुएट किया जाएगा। डिटेल में वो अध्ययन करेंगे कि किन किन स्थानों पर मॉडिफिकेशन और अपग्रेड की ज़रूरत है और कौन कौन से स्थान सही है, या यूँ कह लें कि कितना ज़्यादा जो कॉमनैलिटी है प्रोडक्शन लाइन में वो देखा जाएगा, और प्रोडक्शन को कितना एकोमोडेट कर सकती है प्रोडक्शन लाइन, इस पर भी वो जोर देंगे। अब अगर हम बात करें डिस्कशन की, तो SU-57 को लेकर डिस्कशन आज का नहीं है, बल्कि भारत ने 2000 के दशक में बात शुरू करी थी, और उस समय रूस ने FGFA प्रोग्राम में भारत को आमंत्रित भी किया था, और भारत ने तकरीबन $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इसमें कर रखी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डिसएग्रीमेंट था आगे चल के कॉस्ट को लेकर, नंबर्स को लेकर, टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेकर, एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज़ को लेकर के, ये काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। और ये डिसएग्रीमेंट इतने ज़्यादा हो गए थे कि भारत को ना चाहते हुए भी 2018 में खुद को इस प्रोग्राम से आगे हटना पड़ा, या यूँ कह लें इस प्रोग्राम को छोड़ना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत एक बात समझ चुका था कि चीज़ें भारत के हिसाब से नहीं चल रही हैं। और अगर चीज़ें भारत के हिसाब से नहीं चल रही हैं तो आने वाले भविष्य में ये भारत को दिक्कत तो देंगी। और ये डिसीजन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि भारत के लिए एक वरदान के रूप में भी साबित हुआ,
क्योंकि जब एफजीएफए छोड़ा गया तो उसके बाद जो एमका प्रोग्राम है ये फुल फ्लेज हो गया, यानी कि एमका पर युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया और भारत ने डिसाइड किया कि फॉरेन फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स को छोड़ते हैं और इंडिजिनस सॉल्यूशंस पे ध्यान देते हैं, जो कि हमारे लिए ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिकल हैं। और अगर हम 2025 की शुरुआत की बात करें तो रूस ने एक बार फिर से भारत को इस प्रोग्राम में री इन्वाइट करने का प्रयास किया है और ये सब चीज़ें हम लोग एरो इंडिया 2025 से देख पा रहे हैं। सोर्सेज ये भी इंडिकेट करते हैं कि भारतीय वायुसेना इस समय लिमिटेड नंबर्स में ही सही, लेकिन SU-57 की तरफ देख रही है और यहाँ पर 2 से 3 स्क्वाड्रन की बात की गई है। इनिशियल बैचेस को लेकर ये भी कहा गया कि इनिशियल जो बैचेस होंगे ये डायरेक्टली रूस से खरीदे जाएंगे और बाकी के जो एयरक्राफ्ट हैं इनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि अगर भारत रूस के साथ SU-57 के डील को आज फाइनलाइज कर लेता है तो 2028 की शुरुआत तक रूस ने दावा किया है कि वो भारत को एयरक्राफ्ट की डिलीवरी शुरू कर देगा। SU-57 की बात करें तो एयरक्राफ्ट बुरा नहीं है। ये एयरक्राफ्ट बीतते समय के साथ बहुत सारे सुधारों से गुजर चुका है। इसकी एजिलिटी एक्सेप्शनल है, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है और इसके अलावा अगर हम बात करें वेपन कैरिंग कैपेसिटी की तो वो तो मैचलेस है, क्योंकि रूस ने खुद भारत को 3 हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ इस प्लेटफॉर्म को ऑफर किया है, जिसमें से सबसे घातक मिसाइल जो हमें इसमें देखने को मिलने वाला है वो किंजाल है, जो कि एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है और ये हाइपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करने में सक्षम है। और रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, अब एक बार सोच के देखिए एक स्टेल्दी प्लेटफॉर्म जो कि किंजाल से इक्विप्ड है, ये कितनी बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है दुश्मन के खेमे में, ये तो सोचते ही बनता है। और यही कारण है कि रूस का ये ऑफर भारत को अट्रैक्ट कर रहा है। इसके अलावा रूस ने भारत को जितने भी इन्हांसमेंट भारत ने करने की बात करी है उन सब के लिए लगभग अलाउ कर दिया है। दरअसल यहाँ पर बात हो रही है सुपर 30 मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की। सुपर 30 प्रोग्राम को लेकर हम सब तो यही जानते हैं कि ये सुपर 30 प्रोग्राम भारत के सुखोई 30 MKI जेट्स के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी फाइटर जेट अब भारत खरीदेगा उन सभी को सुपर 30 प्रोग्राम से गुजरने पड़ेंगे, जिसमें रेडार अपग्रेड से लेकर के दूसरी चीज़ें शामिल हैं। सुपर 30 प्रोग्राम में आप सबको पता है कि इनिशियली 84 सुखोई 30 MKI जेट्स को अपग्रेड किया जा रहा है और इसके अलावा जो हमारे पास इस समय मौजूदा एयरक्राफ्ट आने वाले हैं या यूँ कह लें भविष्य के जो एयरक्राफ्ट आने वाले हैं उनको भी इसी अपग्रेड से गुजारा जाएगा, ताकि उनकी कैपेबिलिटी को इन्हेंस किया जा सके और इंडिया स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में वो कैसे ऑपरेट करेंगे इसके लिए उनको तैयार किया जा सके। तो हम देखते हैं कि दिसंबर इस साल का काफ़ी निर्णायक साबित होगा और दिसंबर के महीने में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि बात कहाँ तक बढ़ने वाली है। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये डिसीजन इतना आसान भारत के लिए नहीं होगा, क्योंकि भारत के ऊपर सैंक्शन की तलवार भी लटकी रहेंगी। लेकिन देखते हैं कि क्या हमें MRFA के साथ साथ SU-57 की मिक्स्ड फ्लीट भी देखने को मिल जाती है। आपका इसको लेकर क्या मानना है? आप भी मानते हैं कि मिक्स्ड फ्लीट होनी चाहिए? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।